आज की कहानी है ततारा वामिरो कथा। कहानीकार हैं लीलाधर मंडलोई। इनका जन्म 1954 में छिंदवाड़ा गुढ़ी में हुआ था। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही अधिक किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। जो किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं ज़रूरी नहीं कि वे उसी तरह घटित हुई हों जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही हों। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि इन किस्से और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। प्रस्तुत कहानी ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत कहानी में किया है। लीलाधर मंडलोई लिखते हैं, प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार्व निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनेकों दैवीय शक्तियां हैं। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। एक शाम ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। शाम के समय पक्षी की जो चहचहाहटें होती हैं वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थीं। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है?
ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामीरो से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामीरो को जरूर आने के लिए कहता है। वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही ततारा जब वामीरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामीरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था, जहां उसने वामीरो को आने के लिए कहा था। वामीरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामीरो आई ही नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई चारा ही कहाँ था। वामीरो ततारा से मिलने आएगी और ततारा से मिलने वह आई। ततारा और वामीरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और यह खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामीरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की कुश्ती परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। जब ततारा ने देखा कि वामीरो की आंखों में नमी है और उसके होंठ डर के मारे कांप रहे हैं, ततारा को देखते ही वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामीरो को रोता देखकर भावुक हो गया। वामीरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ भी वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली और अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी, उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर और वामीरो दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था।
बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, यह कोई नहीं जान सका। इधर वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहाँ वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरो का भी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज न तो ततारा है, न ही वामिरो है। फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगे। ततारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए हार्दिक आभार।